कार्तिक पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि माँ कुछ परेशान है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि माँ की परेशानी का क्या कारण है। घर में तो सब ठीक है, वो और काव्या माँ का पूरा ध्यान रखती हैं। जब से अक्षय का जन्म हुआ है, तब से माँ बहुत खुश थी। वो और काव्या दोनों नौकरी करते थे। अक्षय की देखरेख में बहुत परेशानी हो रही थी, तो माँ ने ही उसकी परेशानी का हल निकाल लिया और अपना रिटायरमेंट ले लिया। लखनऊ से दिल्ली कार्तिक के पास रहने आ गई। माँ लखनऊ के एक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी, इसीलिए कार्तिक और काव्या ने उनसे कुछ नहीं कहा कि उन्हें अक्षय की देखभाल करने में दिक्कत आ रही है। पर माँ खुद उनकी परेशानी समझ गईं और उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया और उनके पास आ गईं। माँ के रिटायरमेंट ले लेने से कार्तिक और काव्या की सारी परेशानियों का जैसे हल ही निकल गया। अब वो दोनों बहुत बेफिक्र होकर अपने ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि एक दादी से अच्छी देखभाल अक्षय की कौन कर सकता है। पिछले 2 साल में माँ उन्हीं के साथ दिल्ली में थी और माँ बहुत खुश थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो माँ पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान लग रही थी। कार्तिक ने काव्या से भी पूछा, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। अब कार्तिक बहुत परेशान हो गया कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से माँ इतनी परेशान है। कार्तिक ने माँ से भी पूछा कि वो आजकल परेशान क्यों है, पर अनुपमा उसकी बात को टाल गई। लेकिन कार्तिक ने अपना मन पक्का कर लिया था कि भले ही उसे माँ कुछ भी ना बताएं, पर वो माँ की परेशानी का कारण जानकर रहेगा। तब से कार्तिक माँ पर नज़र रखने लगा। तब कार्तिक ने देखा कि जब माँ को एक फ़ोन आता है, उसके बाद माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तो कार्तिक समझ गया कि माँ की परेशानी का कारण ये फ़ोन कॉल ही है। आज सुबह जब माँ अक्षय को बाहर घुमा रही थी, तो माँ का फ़ोन बज उठा। जब तक फ़ोन की घंटी माँ को सुनाई देती, उससे पहले ही मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज़ आई, अनुपमा कहाँ है? माँ बाहर हैं, आप कौन? मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो, मैं कौन हूँ? इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे अनुपमा से बात करनी है। तुम उसे मेरा एक संदेश दे देना कि वो मेरी बात मान जाए, वरना वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया। कार्तिक ने उससे पूछा, कौन सी बात माननी है माँ को तुम्हारी? और तुम कौन हो जो माँ को इस तरह धमकी दे रहे हो? कार्तिक की बात सुनकर वो आदमी बोला, तुम ये सब अपनी माँ से ही पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। तुम बस मेरा संदेशा उस तक पहुँचा देना। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। जब तक माँ अंदर आ गई और कार्तिक को अपने फ़ोन पर बातें करते देख एकदम से घबरा सी गई। बेटा कौन था? तुम किससे बात कर रहे थे? पता नहीं माँ आपको पूछ रहा था और कह रहा था कि अनुपमा से कहना मेरी बात मान जाए, वरना वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। माँ कौन था ये आदमी जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था? कार्तिक ने गुस्से से पूछा। कार्तिक की बात सुनकर अनुपमा वहीं सोफे पर बैठ गई। अनुपमा के चेहरे को देखकर कार्तिक समझ गया कि माँ की परेशानी का कारण ये फ़ोन वाला इंसान ही है। कार्तिक की बातें सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने एक राज अपने बेटे से आज तक छुपा कर रखा था। आज वही अतीत उसके सामने आकर उसे डराने लगा है। अनुपमा सोचने लगी कि अगर उसका अतीत कार्तिक के सामने आ गया, तो वो न जाने उसके बारे में क्या सोचेगा। ये सारी बात सोच सोच कर अनुपमा इतने दिनों से बहुत परेशान हो रही थी और उसे एक डर भी सता रहा था कि अगर उसके बताने से पहले
किसी और ने कार्तिक को ये सच बता दिया जिसे वो अभी तक छुपा कर रखे हुए है, तो फिर क्या होगा। अनुपमा की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। कार्तिक प्यार से माँ को समझा रहा था, माँ, आप मुझे एक बार अपनी परेशानी बताकर तो देखो। आप देखना, मैं उसका हल चुटकी में निकाल दूंगा। अनुपमा बोली, नहीं बेटा, ये बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे तुम सहन नहीं कर सकोगे। कार्तिक बोला, माँ, क्या आपने मुझे इतना कमज़ोर समझा है कि मैं एक बात से ही घबरा जाऊंगा? नहीं माँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। आप मुझे सारी बात बताओ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँगा। कौन है वो फ़ोन वाला इंसान? नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं खुद अपनी समस्या का हल निकाल लूँगी। अनुपमा उसे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हुई तो कार्तिक को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, ठीक है माँ, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं खुद उस इंसान से पूछ लूँगा कि क्या बात है जो उसके फ़ोन आने पर मेरी माँ इतनी परेशान हो जाती है। वो क्यों मेरी माँ को परेशान कर रहा है। कार्तिक की बातें सुनकर अनुपमा बहुत घबरा गई और उसने बोली, बेटा, इतनी जिद मत कर, वो बात जानना तेरे लिए उचित नहीं होगा। कार्तिक बोला, माँ, पहले आप बताओ तो सही, उचित अनुचित पर फिर विचार कर लेंगे। बोलो माँ, कौन है वो इंसान और आपसे क्या चाहता है? बेटा, वो अनुज है, अनुज जिसका नाम कागजों पर पिता के नाम की जगह पर लिखा हुआ है। हाँ बेटा, वही अनुज, जो अब वो इतने सालों बाद क्या लेने आया है। मेरे अतीत का वो कड़वा सच जिसे मैंने तुमसे हमेशा छुपा कर रखा है, जिसकी काली छाया भी मैंने कभी तुम पर नहीं पड़ने दी। वो आज वही सच तुम्हें बताने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा क्या सच है जो आपने मुझसे छुपा कर रखा और वो अनुज उसे जानता है? माँ, आपको मेरी कसम है, आप मुझे पूरी बात बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। बेटा, तुम ना ही जानो तो अच्छा है। माँ, अगर आप नहीं बताएंगी तो वो इंसान आपको धमकी देता रहेगा और हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इतना नीच है कि जब आपको ब्लैकमेल कर सकता है तो क्या वो मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? इससे अच्छा है कि आप मुझे सारी बात बता दो ताकि हम उसके खिलाफ कुछ कर तो सकेंगे। कार्तिक ने अपनी माँ को समझाया, बेटा, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, पर बेटा तुम मुझे गलत मत समझना, बस मैं यही चाहती हूँ। नहीं माँ, सारी दुनिया गलत हो सकती है पर आप कभी गलत नहीं हो सकती। इतना तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मुझे सारी बात विस्तार से बताइए। कार्तिक, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में अनुज मुझसे 1 साल आगे पढ़ता था। जब हमारी कक्षाओं का आपस में परिचय हो रहा था, तब मैं अनुज से पहली बार मिली। अनुज काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। मैं पहली बार में ही उससे प्रभावित हो गई। अनुज को भी मैं उसी दिन भा गई थी, जिसका एहसास मुझे कुछ ही दिनों में हो गया था। जब अनुज हमारी कक्षा के चक्कर लगाने लगा, मुझे भी वो पसंद था। अनुज एक अच्छे घर का बेटा था। उसके पिताजी वकील थे, इसीलिए उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी और मैं एक साधारण से स्कूल मास्टर की बेटी थी। मैं पढ़ने में हमेशा प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण होती थी। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था कि अनुज मेरा प्रेमी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। मैं और अनुज अब हर समय साथ ही में रहते। उन्हीं दिनों मेरी सहेली ने मुझसे कहा भी, जरा संभल कर रहना, अनुज अच्छा लड़का नहीं है।
मैंने सुना है उसका तेरे से पहले भी कई लड़कियों से चक्कर चल रहा है। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तब शायद मैं भी अनुज के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा शायद इसे मुझसे जलन हो रही है कि अनुज जैसा लड़का मेरी जिंदगी में है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड में प्रवेश ले लिया और अनुज ने लॉ में, क्योंकि उसे भी अपने पिता की तरह एक बड़ा वकील बनना था। मैंने भी बीएड के बाद एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली और व्यक्तिगत रूप से अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। अनुज ने भी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो अब अपने पिता के साथ ही काम करने लगा, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। अमीर पिता की औलाद जो था। तब मैंने अनुज को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहा। मेरे मम्मी पापा तो अनुज के बारे में सब कुछ जानते थे, पर अनुज ने अपने घर में मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद उसके दिल में चोट था, पर मैं तो उसके प्यार में अंधी थी। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि आखिर अनुज ने हमारे रिश्ते की बात अपने घर वालों से क्यों छुपा कर रखी है। मैं उसे अपने घर पर बात करने के लिए कहती तो वो कुछ बहाना बनाकर हमेशा टाल देता। मैं तो उसके प्रेम में दीवानी थी, तो ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उन्हीं दिनों हम सब कॉलेज के दोस्तों ने शिमला घूमने का कार्यक्रम बना लिया। सब ने सोचा कि नया साल इस बार शिमला में ही मनाएंगे। सर्दियों के दिन थे और मौसम भी बर्फ गिरने वाला हो रहा था। ऐसे में हम सब शिमला जाने के लिए बहुत रोमांचित थे। हम सब मिलकर 8 लोग हो गए थे। 30 दिसंबर की शाम हम लोग शिमला पहुंच गए। अगले दिन शिमला में बर्फ गिरने लगी। हम सब दोस्तों की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। हम सब ने बहुत मस्ती करी। ठंड बहुत ज़्यादा थी। तभी सब कहने लगे, थोड़ी थोड़ी विस्की ले लेते हैं जिससे ठंड कम लगेगी। मैंने उससे पहले कभी नहीं पी थी। मैंने सबको मना भी किया, पर अनुज बोला, थोड़ी पी लो, हम सब साथ में ही तो हैं, कुछ होगा तो सब मिलकर संभाल लेंगे। अनुज की बात मानकर मैंने भी सबके साथ थोड़ी पी ली। पहली बार पीने से मुझे नशा भी जल्दी हो गया। मुझे नशे में देख अनुज मुझे कमरे में ले गया। उसने भी पी रखी थी। उसी नशे की हालत में हम कमज़ोर पड़ गए और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि मम्मी पापा को क्या कहूँगी। तब अनुज ने मुझे ये कहकर समझा दिया कि हम शादी तो करने ही वाले हैं। अगर कुछ हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर मैंने अनुज से शादी के लिए कहा कि वो जल्दी से अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करे। पर शिमला से आने के बाद अनुज मुझसे कटा कटा रहने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए और अब मेरे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगे। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने जब अनुज को ये सब बताया तो उसने सीधे कह दिया कि मैं बच्चा गिरा दूँ। तब मैंने अनुज से कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, हम शादी तो करने ही वाले थे ना, तो क्यों ना हम अभी शादी कर ले, तो बच्चे को गिराने की नौबत ही नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। अनुज ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इधर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कुछ ही समय में मेरा पेट देखकर लोगों को पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो भी शादी से पहले, तो मेरा क्या हाल होता, इसकी मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। तब मैंने मम्मी पापा को ये बात बता दी। आखिर कब तक उनसे छुपा कर रख सकती थी मैं। ये बहुत गुस्सा हो गए।
बात भी गुस्से वाली ही थी। फिर उन्होंने एक दिन अनुज को घर बुलाया और उससे साफ साफ बात की कि वो अनुपमा से जल्दी से शादी कर ले। पर अनुज तो सीधे ही मुकर गया कि उसके घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हैं और वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। और रही मेरी बात, तो हम लोग उस बच्चे को गिरा दें और कोई अच्छा लड़का देखकर अनुपमा की शादी करा दें। पर मम्मी पापा ने हार नहीं मानी। उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। वो मेरे लिए अनुज के घर उसके माता पिता से मिलने चले गए, पर उन्हें वहाँ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने तो मम्मी पापा से यहाँ तक कह दिया कि जो लड़की शादी से पहले माँ बनने वाली हो उसका चरित्र कैसा होगा। वो ऐसी चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम बच्चा गिराने अस्पताल पहुंच गए, पर मेरा मन इसकी गवाही नहीं दे रहा था। जब मैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी और डॉक्टर मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहे थे ताकि अबॉर्शन किया जा सके, तब मैं अंदर से बहुत दुखी थी कि मुझे किसी के धोखे की सज़ा अपने मासूम बच्चे को देनी पड़ रही है। उसके जन्म लेने से पहले ही मुझे उसकी बिना किसी गलती के उसे मारना पड़ रहा है। मैं ये सोच सोच कर बहुत दुखी हो रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा है, माँ मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ये दुनिया देखना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया में आने दो। जब मुझे अपने अंदर से ये आवाज़ आती सुनाई दी जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया, तब मैंने सोचा मैं ये क्या करने जा रही हूँ। मैं तो एक मासूम और बेकसूर की हत्या करने जा रही हूँ। तब मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी कि गलती तो मैंने करी और मैं सज़ा उस मासूम को दे रही हूँ। किसी की जान लेने का मुझे कोई हक नहीं है। ऐसे विचार मेरे मन में आने लगे और मैं तुरंत ऑपरेशन थिएटर से उठकर बाहर आ गई और मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इस बेकसूर की जान नहीं ले सकती, मैं इसे जन्म दूंगी। सब अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आते हैं, ये भी अपनी किस्मत लेकर आएगा और अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा है तो ये अवश्य जिएगा। और मैं बिना अबॉर्शन कराए ही घर वापस आ गई। मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया कि मैं इस बच्चे को जन्म ना दूं, ये बच्चा जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर कलंक बन जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर मैं नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरी जिद के आगे मम्मी पापा ने भी घुटने टेक दिए। अब आगे क्या करना है, मुझे कहाँ रहना है, इस बारे में सोच विचार होने लगा। दिल्ली में मैं अपने घर पर तो ऐसी हालत में रह नहीं सकती थी। मोहल्ले वाले ताने मार मार कर हमारा जीना हराम कर देते। तब बहुत सोच विचार कर उन्होंने मुझे दिल्ली से लखनऊ मेरी रिश्ते की मासी के पास भेज दिया। मैं दिल्ली में स्कूल में नौकरी कर रही थी, तो कुछ ही दिनों में मुझे लखनऊ के एक स्कूल में नौकरी मिल गई और मैं मासी के साथ ही रहने लगी। मासी के लिए भी मुझे अपने साथ रखना आसान नहीं था। उनके आसपास के लोग मेरे बारे में तरह तरह के सवाल पूछते रहते। ज़्यादातर सवाल मेरे पति के बारे में होते। तब मासी यही कहती कि उसका किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर था, इसीलिए हम अलग हो गए। फिर लखनऊ में ही तुम्हारा जन्म हुआ। तब तक मैं तुम्हारी मासी के साथ ही रहती थी। फिर जब तुम्हारे नाना जी सेवा से निवृत्त हो गए तो तुम्हारे नाना नानी भी लखनऊ ही मेरे पास आ गए। तब से हम लखनऊ में ही रहने लगे, कभी दिल्ली वापस ही नहीं आए। मैं वही नौकरी करती रही और तुम्हारी पढ़ाई भी वहीं होती रही, इसीलिए मैं कभी दिल्ली नहीं आना चाहती थी।
तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के बावजूद मैं कभी दिल्ली नहीं आई। जब तुम्हें अक्षय की देखभाल में परेशानी होने लगी तो मैं अपना अतीत भूलकर यहाँ तुम्हारे पास आ गई। सब कितना अच्छा चल रहा था, पर एक दिन न जाने कैसे अनुज ने मुझे मॉल में देख लिया। फिर उसने किस तरह मेरा पता लगाया ये मैं नहीं जानती हूँ। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और 10 लाख रुपए मांग रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो। इतना कहकर अनुपमा रोने लगी। कार्तिक ने पूछा, माँ मुझे बताओ, अगर आप उसे 10 लाख रुपए नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? मुझ पर अपना हक जताएगा? तब अनुपमा ने रोते हुए कहा, नहीं, अगर वो तुम पर अपना हक जताता तो मुझे शायद कोई ऐतराज भी नहीं होता, पर वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो तुम्हें तुम्हारे जन्म का सच बता देगा और तुमसे कहेगा कि तुम एक नाजायज संतान हो। माँ की बात सुनकर कार्तिक बोला, जब आपने जन्म देते समय ये विचार नहीं किया कि मैं जायज हूँ या नाजायज, तो अब आप इस बारे में इतना सोचकर परेशान क्यों हो रही हैं? आपने मुझे सारा सच बता दिया। अब मैं जायज हूँ या नाजायज उस अनुज को मैं अच्छे से बताऊंगा। अब आप निश्चिंत हो जाइए। और माँ आप ये सोचकर परेशान हो रही थी कि वो अनुज मुझसे कहेगा कि मैं उसकी नाजायज औलाद हूँ, तो ये सच जानकर मैं आपको गलत समझूंगा। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अगर सारी दुनिया आपको गलत समझे फिर भी मैं सदा आपके साथ रहूँगा। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा कहकर कार्तिक ने माँ को गले से लगा लिया। कार्तिक को सारी बात बता देने के बाद अनुपमा को आज बहुत हल्का महसूस हो रहा था, वरना हमेशा उसके अंदर इस बात का डर रहता था कि अगर कार्तिक को उसके जन्म की बात पता चल गई तो कहीं किसी ने उसे ये कह दिया कि वो एक नाजायज औलाद है तो वो कार्तिक को कैसे समझाएगी कि वो उसके लिए उसकी नाजायज औलाद नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। कार्तिक अनुज को ऐसी सजा देना चाहता था जिससे उसकी फिर किसी को इस तरह ब्लैकमेल करने की हिम्मत ही ना हो और वो अपनी करतूत पर जिंदगी भर शर्मिंदा होता रहे। उस समय उसका एक दोस्त राम पुलिस में इंस्पेक्टर था। कार्तिक ने उसकी मदद लेने के बारे में सोचा। वो सीधे अपने दोस्त से मिलने गया और उसे सारी बात बताई और उसे मदद करने के लिए कहा। तो राम ने उससे अनुज के घर का पता पूछा। कार्तिक ने उसे अनुज के घर का पता दिया। 2 दिन बाद राम ने कार्तिक को बताया कि अनुज ने वो घर बेच दिया क्योंकि उसने अपने पिता की वकालत संभाल नहीं पाई। उसकी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी बड़ी सी कोठी बेच दिया। आजकल पता नहीं कहाँ रहता है। तब कार्तिक ने पूछा, अब क्या करें? तो राम ने उससे कहा, हम उसे रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें आंटी यानी तुम्हारी माँ की मदद चाहिए होगी। कार्तिक ने पहले तो इसके लिए मना कर दिया, फिर जब उसे राम ने सारी बात समझाई तो उसने राम से कहा, ठीक है, मैं माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है वे ना नहीं कहेंगी। जब कार्तिक ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गईं। इसके बाद जब अनुज का फ़ोन आया तो अनुपमा ने अनुज से कहा वे उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर उसे एक वादा करना होगा कि वो इसके बाद कभी उसे परेशान नहीं करेगा और मेरे बेटे को कभी कुछ नहीं बताएगा। अनुज ने अनुपमा से कहा, ठीक है, वो उसे 10 लाख रुपए दे दे, फिर वो कभी उसे परेशान नहीं करेगा।
फिर अनुज ने अनुपमा को मिलने की जगह बता दी और अनुपमा नियत समय पर 10 लाख रुपए लेकर अनुज से मिलने चली गई। अनुज ने अनुपमा को एक लॉज में बुलाया था। अनुपमा को अकेला आया देखकर वो खुश हो गया। उसने अनुपमा को अंदर कमरे में बुला लिया और अनुपमा से पैसे दिखाने के लिए कहा, तो अनुपमा ने उसे पैसे दिखा दिए और उससे कहा इसके बाद वो कभी भी उससे मिलने की कोशिश न करे। अनुज बहुत बेशर्मी से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर अनुपमा समझ गई कि अनुज उसकी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। उसके बाद अनुपमा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। अनुज अभी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई। उसने तभी फिर से अनुपमा को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो 10 लाख रुपए की अगली किस्त तैयार रखे। वो फिर उसे फ़ोन करेगा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इसके बाद मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगे। तो अनुज बेशर्मी से हंसते हुए बोला, कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ सकता है भला? तुम तो मेरी दूसरी किस्त का इंतजाम करो। अनुज अभी अनुपमा से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अनुज ने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर पुलिस थी। अनुज ने पूछा क्या काम है? पुलिस वाले बोले हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है और उसके बाद उन्होंने अनुज के कमरे की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी में उन्हें 10 लाख रुपए मिल गए जो अनुपमा ने दिए थे। पुलिस ने रुपयों की गद्दी पर पहले से ही निशान लगा रखे थे। पुलिस अनुज को गिरफ्तार करके ले गई। अगले दिन पुलिस ने कार्तिक और अनुपमा को पुलिस स्टेशन बुलाया था अनुज की पहचान करने। अनुपमा ने उसको देख के बोला, यही है वो जिसने उसे ब्लैकमेल किया था और उसे 10 लाख रुपए मांगे थे। अब पुलिस के पास अनुज के खिलाफ सारे सबूत थे। पुलिस ने उसे रंगों हाथ पकड़ा था। अनुज को सजा होना तय था। अनुपमा ने अनुज के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा और उससे कहा, अनुज कोई भी औलाद नाजायज नहीं होती। नाजायज तो वो तुम्हारे जैसे माता पिता होते हैं जो गलती तो खुद करते हैं और सजा उस मासूम को देते हैं जो इस सब के बारे में कुछ जानते तक नहीं और उन बेगुनाहों से उनके जीने का हक भी छीन लेते हैं। अनुज ये कार्तिक है जिसे तुम नाजायज कह रहे थे। ये मेरा सबसे काबिल बेटा है जिसने अपनी माँ के मान के लिए अपने नाजायज बाप को उसकी सही जगह पहुँचा दिया। अनुज हमेशा याद रखना, औलाद कभी नाजायज नहीं होती। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें।